कैसा होगा अगर आप और आपके दोस्त हॉलिडे पे जाएं और टूरिंग के दौरान किसी ऐसी जगह में फंस जाएं जहां बाहरी दुनिया से आपका कोई कांटेक्ट ही ना हो और बात लाइफ और डेथ पे आ जाए। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रुइंस। 2008 में आई ये मूवी की रेटिंग IMDb पर 7.5 है और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एक अंधेरे कमरे में फंसी हुई है और उसके आसपास कोई भी नहीं रहता उसकी मदद के लिए। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि दो कपल्स जिनका नाम जेफ एमी और स्टेसी एरिक है अपने होटल के स्विमिंग पूल में रेस्ट कर रहे हैं। ये चारों एक हॉलिडे ट्रिप पे हैं। तभी स्टेसी के इयररिंग्स पूल में गिर जाते हैं जिसे मैथियस नाम का लड़का ढूंढ के लाता है और इनकी यहाँ दोस्ती होती है। वो उन्हें बताता है कि वह अपने भाई के साथ आया है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वह उनसे कहता है कि उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई आर्कियोलॉजिकल प्लेस गया है जो कि एक हिडन प्लेस है और ये सिर्फ VIPs के लिए है। मैथियस उन्हें भी अपने साथ चलने को कहता है एज एडवेंचरस एक्सपीरियंस के लिए। वो सब ये सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं और अगले दिन निकलने का प्लान बनाते हैं। उसी रात जेफ, एमी और स्टेसी एरिक बीच पे पार्टी करते हैं जहां एमी ड्रंक हो जाती है और मैथियस के साथ डांस करने लगती है। अगले दिन मॉर्निंग में जेफ को दिखाया जाता है जो मैथियस को मिलता है। मैथियस यहाँ उस जगह का एक मैप बना रहा होता है जहाँ वो सब जाने वाले हैं। उसके साथ उसका दोस्त डिमिट्री भी जाने वाला होता है। इसके बाद स्टेसी और एरिक के रूम को दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों उस हिडन प्लेस को जाने के लिए रेडी होते हैं। इधर जेफ और एमी के रूम को भी दिखाया जाता है। एमी रात को ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी जिसके लिए वो टूरिंग के लिए मना कर देती है, लेकिन जेफ के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। वो सब ट्रिप के लिए बस पकड़ने उस जगह तक पहुंचते हैं जहां उन्हें उस आर्कियोलॉजिकल डिगिंग प्लेस पे पहुंचना है। वो सब एक टैक्सी हायर करते हैं ताकि टैक्सी का मालिक पहले तो मना कर देता है क्योंकि उस जगह पे कोई नहीं जाता है, लेकिन ज्यादा पैसा ऑफर करने की वजह से वो मान जाता है। वो सब जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। टैक्सी ड्राइवर उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं लेके जाता है और उन्हें बीच रास्ते में ही ड्रॉप करता है एज आगे टैक्सी नहीं जाएगी और उन्हें पैदल ही आगे रास्ता तय करना होगा। एमी वहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस होती है क्योंकि वो जंगल बहुत ही सुनसान रहता है और वो जेफ से पूछती है कि वो सब वापस कैसे जाएंगे, जिसके जवाब में जेफ उसे कहता है कि उसके पास टैक्सी वाले का कार्ड है जो उसे बुला लेंगे, लेकिन इन सब के फोन में नेटवर्क ही नहीं रहता। बट मैथियस यहाँ कहता है कि उसके पास एक ऐसा फोन है जिसमें लो एरिया में भी नेटवर्क आते हैं। उनके पास में ही एक गाड़ी भी खाली मिलती है जिसके कीज गाड़ी में ही रहते हैं, जिससे ये पता चलता है उनसे पहले यहाँ कोई आया था बट वापस नहीं गया है। इसके जवाब में कोई कहता है कि यहाँ पे कोई लड़की आई थी लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चला है। इसके बाद ये सब जंगल के अंदर चले जाते हैं। आगे जाके एक वाटरफॉल मिलता है। तभी मैथियस को एक रास्ता मिलता है जो किसी ने उसे छुपा दिया था। अब ये क्यों किया गया था इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। सभी थोड़े कंफ्यूज होते हैं एज उस रास्ते से जाने के लिए क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है और वो सब भटक सकते हैं, लेकिन मैथियस उन्हें उस रोड का मैप में होने का मेंशन करता है जिससे सभी लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। वो सब अपनी लोकेशन में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये लोकेशन एक एंशिएंट मायन टेम्पल का होता है जिसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल वर्क चल रहा था। सभी खुश होते हैं और फोटोज क्लिक करने में लग जाते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग घोड़े पे पहुंच जाते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। उनके पास गन और बो एरोज होने से मैथियस और उसके साथी पैनिक हो जाते हैं। उन सब लोकल लोगों की भाषा इनसे अलग होती है जिससे ये दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे थे। तभी मैथियस अपने भाई की फोटो दिखा के उनसे पूछता है तो वो आपस में बातें करने लगते हैं एज वो उसे जानते थे। एमी चुपके से इन सब के फोटोज क्लिक करती रहती है जिससे वो सब लोकल लोग ये सब के लिए मना करते हैं, बट मिसकम्युनिकेशन की वजह से एमी डर जाती है और पीछे की तरफ बढ़ जाती है, जिससे कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जिससे वहाँ के रहने वाले लोग पैनिक हो जाते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए मना करते हैं और एमी के पीछे जो मायन टेम्पल होता है उसी ओर ढकेलना शुरू कर देते हैं। अगेन यहाँ पे मैथियस और जेफ और बाकी सभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये सब फोटोज क्लिक करने से परेशान है। जिसके बाद डिमिट्री एमी से कैमरा लेके उसके पास जाता है, जिसके तुरंत बाद वो सब लोकल गैंग उसे भी पीछे ढकेलना शुरू कर देते हैं। डिमिट्री एमी से कैमरा लेके जैसे ही आगे बढ़ता है
उसके सीने में एक एरो आके लगता है, जिससे उसके सभी दोस्त डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और इसके तुरंत बाद ही उस लोकल गैंग का लीडर डेमेट्री को गोली मार देता है, जिससे डेमेट्री की मौके पर ही मौत हो जाती है। मैथ्यूस और उसके सभी साथियों को ये सब लोकल गैंग टेंपल की ओर धकेल देते हैं और ये सब भी डर के टेंपल के ऊपर चले जाते हैं। अब ये सभी इस जगह में पूरी तरह से फंस चुके हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सभी लोग मदद के लिए अपना फोन निकालते हैं, लेकिन उनके फोन पे सिग्नल ही नहीं होता है। तभी जेफ मैथ्यूस से उसका फोन मांगता है, जिससे मैथ्यूस कहता है कि उसका फोन उस बूढ़े आदमी के पास ही रह गया। सिर्फ मैथ्यूस का ही एक ऐसा फोन था जिसमें सिग्नल था, लेकिन उनके पास अब ये फोन नहीं है। जेफ सभी को शांत कराता है और तभी किसी का फोन रिंग होने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन लोगों को लगता है आसपास में किसी का फोन है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। तभी मैथ्यूस की नजर एक झाड़ी पे पड़ती है। जब उसे वह देखने जाता है तो उसमें उसका भाई होता है, जिसकी मौत हो चुकी है। देख के वो सब और ज्यादा डर जाते हैं। फोन की घंटी अभी भी उन सबको सुनाई देती है और जब वो गौर से सुनते हैं तो उन्हें वो फोन उस टेंपल के अंदर से आती रहती है। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई एक अंदर जाएगा और फोन लेके आएगा, जिससे वो सब किसी को अपनी मदद के लिए कांटेक्ट कर सकेंगे। मैथ्यूस अंदर जाने के लिए रेडी होता है एज उसे आर्कियोलॉजिकल की थोड़ी जानकारी होती है। जेफ और एरिक उसे रस्सी के सहारे अंदर भेजते हैं। जब वो मैथ्यूस को अंदर भेजते हैं तो उनका जो रस्सी होता है जिसके सहारे मैथ्यूस टेंपल के नीचे गया है, वो हल्का सा जला हुआ है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और मैथ्यूस नीचे गिर जाता है। अब जेफ और एरिक, एमी, स्टेसी ये सब और पैनिक हो जाते हैं। तभी उन्हें एक बार और उस फोन की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद स्टेसी को अंदर भेजते हैं। जब स्टेसी टेंपल के अंदर जाती है तो रस्सी छोटी होने की वजह से वो पूरी तरह जमीन पे लैंड नहीं कर पाती है और जंप करती है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। नीचे ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वो मैथ्यूस को देख भी नहीं पा रही थी और चोट की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। ये सब देख के एमी काफी परेशान हो जाती है और टेंपल के नीचे उन लोकल गैंग के पास जाने लगती है। जेफ ये देख के उसे रोकने जाता है, एज उसे पता है कि ये लोग उनकी बात नहीं मानेंगे और एमी को मार देंगे। एमी नीचे पहुंच जाती है, लेकिन लोकल गैंग उसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं। एमी गुस्से में उनकी तरफ झाड़ियों का एक टुकड़ा फेंकती है जो एक बच्चे को टच हो जाता है। इसके बाद वो लोकल गैंग उस बच्चे को भी मंदिर की तरफ ढकेलने लगते हैं। जेफ और एमी यहाँ समझ जाते हैं कि इन झाड़ियों की वजह से ये सब उनसे दूर भाग रहे हैं। वो लोकल गैंग उस बच्चे को भी मार देते हैं। इस सबके बीच में जेफ एमी को तुरंत वहाँ से लेके चला जाता है। इधर ऊपर जेफ और एरिक डिसाइड करते हैं कि एमी को नीचे भेजेंगे, एज उन्हें पुल करने के लिए पावर चाहिए होगा। जेफ यहाँ एक बेड तैयार करता है जिससे वो मैथ्यूस को ऊपर खींच सके। एमी नीचे जाती है तो वो देखती है मैथ्यूस को काफी ज्यादा चोट लगी है और उसके पैर और बैकबोन टूट गई है। स्टेसी का घुटना भी जख्मी होता है। अब एमी और स्टेसी मैथ्यूस को बड़ी मुश्किल से उठाते हैं, जिससे मैथ्यूस को काफी ज्यादा पेन होता है, बट उसे बेड पे रखते हैं और ऊपर की ओर खींचते हैं। एमी और स्टेसी यहाँ उस फोन को ढूंढने लगती हैं जिसकी उन्हें आवाजें सुनाई दे रही थी। वह आवाज उन्हें टेंपल के अंदर से आ रही थी, जिससे वो दोनों उस ओर आगे बढ़ते हैं। वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से आवाजें सुनाई दे रही थी। वहाँ एक लड़की होती है। जब ये दोनों उसे चेक करते हैं तो वो शॉकिंगली मर चुकी थी। तो दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसको मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। जब ये फोन चेक करते हैं तो उनका तो फोन टूटा मिलता है। एमी और स्टेसी को यहाँ समझ में नहीं आता कि अगर फोन खराब है तो आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी स्टेसी देखती है वहाँ कुछ फ्लावर्स हैं जो उस फोन की आवाज की नकल कर रहे हैं। यहाँ ये दोनों समझ जाती हैं कि ये ट्रैप था उन्हें अंदर बुलाने का। ये फ्लावर्स धीरे धीरे आवाज तेज करते हैं और आसपास के पौधे उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और स्टेसी को जकड़ लेते हैं। ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर आकर ये दोनों जेफ और एरिक को बताते हैं कि नीचे कोई फोन है ही नहीं और वो आवाजें भी कुछ अजीब तरह के फ्लावर्स निकाल रहे थे। इस बातें सुनकर सभी अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, बट जेफ यूं ही कहता है कि कोई ना कोई आएगा उन्हें ढूंढने के लिए। जब उनकी मिसिंग होने की खबर पता चलेगी तब तक उन्हें संभल के रहना होगा। इधर
इनके पास खाने पीने की भी कमी हो जाती है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे स्टेसी और मैथ्यूज के घावों के अंदर एंटर करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है ये सब पौधे कार्निवोरस होते हैं, जो कोई भी इनके कांटेक्ट में एक बार आ जाए तो उनका बचना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए यहाँ के लोकल गैंग उन सभी को इस जगह रोक लेते हैं जो इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ताकि दूसरे लोग इससे कांटेक्ट में ना आए। सुबह जब स्टेसी उठती है तो वो देखती है उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें वो कार्निवोरस पौधे एंटर कर चुके हैं और उसे अंदर से इन्फेक्ट कर चुके हैं। वो तुरंत ही बाहर निकलती है, जिसे जैफ और बाकी लोग भी देखते हैं। तभी जैफ की नजर मैथ्यूज पे पड़ती है। वो उसे इशारा करते हुए अपना पास बुलाता है और चादर हटाने को बोलता है। जैफ जैसे ही उसके चादर हटाता है तो देखता है कार्निवोरस पौधे उसके पैर के काफी सारे हिस्से को कंज्यूम कर चुके हैं। मैथ्यूज डर से चिल्ला रहा था। उसे इस हालत में देख जैक समझ जाता है इसका बचना मुश्किल हो जाएगा अगर इसके पैर को नहीं काटा गया तो, लेकिन सभी इसके लिए मना करते हैं एज ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जैक एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और वो सबको कन्विंस करता है एज उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। मैथ्यूज इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद जैक उसे दर्द का ज्यादा एहसास ना हो इसके लिए इन्फेक्टेड एरिया में वाइन डाल देता है और उसे भी कुछ दे देता है और एक पत्थर को आग में जला के उसी से मैथ्यूज के पैर को अलग करते हैं। मैथ्यूज को इससे बहुत दर्द होता है, बट इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अगले सीन में देखते हैं कि एमी एरिक के साथ बैठी है। स्टेसी को यहाँ लगता है कि दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और वो दोनों के ऊपर बहुत चिल्लाती है। ये सब देख के वहाँ के फ्लावर्स स्टेसी की आवाज में चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच जेफ देखता है वो पौधे मैथ्यूज के ऊपर हमला कर देते हैं। जेफ तुरंत उन पौधों को उनसे छुड़ाता है, बट आखिरकार वो पौधे मैथ्यूज को भी मार देते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनकी उम्मीदें खत्म हो रही थी। अगली सुबह एमी जेफ को बताती है कि उसके और एरिक के बीच में कुछ गलत नहीं हुआ है। जेफ यहाँ एमी को समझाता है कि वो उस पर भरोसा करता है और वैसे भी इन सब बातों का ऐसे सिचुएशन में कोई अहमियत नहीं है। इधर स्टेसी को अपने बॉडी के अंदर वही सब पौधे नजर आते हैं। जब वो सबको दिखाती है तो जेफ कहता है कि इन्हें अलग करना पड़ेगा। एमी और एरिक इसके लिए एग्री नहीं करते, बट स्टेसी मान जाती है। ये करना बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन जेफ स्टेसी के अंदर से वो पौधे निकालने लगता है। स्टेसी को इससे बहुत दर्द होता है, बट कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोपहर में जब ये सब टेंट में सो रहे थे तभी स्टेसी बाहर आती है और वो नाइफ को उठाती है। यहाँ वो फ्लावर्स से पोक करने लगते हैं, जिससे स्टेसी मेंटली डिस्टर्ब होके खुद को ही स्टैब करने लगती है और अपने बॉडी के कई हिस्से काटने लगती है। सब बाहर आ जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं। एरिक जब उससे नाइफ छीनने लगता है तो वो उसके सीने में स्टैब कर देती है, जिससे एरिक की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसे भी वो पौधे जकड़ लेते हैं। ये देख के स्टेसी भी टूट जाती है। जब जेफ उससे नाइफ छीनने लगता है तो वो उसको भी स्टैब कर देती है, जिससे जेफ का हाथ हर्ट हो जाता है। इसके बाद स्टेसी की भी डेथ हो जाती है। जेफ और एमी ये सब अपनी आंखों के सामने देख बुरी तरह टूट जाते हैं। जेफ के हाथ में चोट लगी थी, जिससे वो समझ जाता है कि वो अभी नहीं बचेगा। इसीलिए वो एमी को अपनी जान बचाने के लिए कहता है और एक प्लान बनाता है। एमी इसके लिए नहीं मानती है, एज वो जेफ के बिना यहाँ से नहीं निकलना चाहती है, बट जेफ यहाँ समझ चुका था उसका बचना मुमकिन नहीं है। जेफ यहाँ एमी को उस गाड़ी की चाबी भी देता है जो उन्हें यहाँ आते टाइम मिली थी और समझाता है कि वो इन लोकल गैंग को उलझाए रखेगा और एमी को सिग्नल देगा भागने की। वो उससे कहता है कि उससे बस भागना है, बिना पीछे मुड़े रुकना नहीं है और ना ही उसका इंतजार करना है। इसके बाद जेफ एमी के बॉडी को मंदिर के नीचे लेके जाता है और रख देता है। वो लोकल गैंग उसे देखते हैं और इसको फॉलो करने लगते हैं। जेफ उन सबको अपने बारे में बताता है कि उसका नाम जेफ है और वो अमेरिका से आया है और जो भी यहाँ मारे गए हैं उन्हें इनका नाम भी नहीं पता होगा। वो आगे बताता है वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। ऐसे बात करते करते जेफ उन लोकल गैंग को काफी दूर लेके चला जाता है। जब देखता है उसका फॉलो करते करते थोड़े दूर आ गए हैं, तभी वो एमी को सिग्नल देता है वहाँ से भागने की। एमी जेफ का सिग्नल मिलते ही वहाँ से भागने लगती है। इधर लोकल गैंग एमी को भागते देख जेफ के ऊपर हमला कर देते हैं
और उसे एरो से स्टैब कर देते। उस गाड़ी तक पहुंच जाती है और स्टार्ट करने लगती है। कुछ देर ट्राई करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। वो डरी हुई है और दुखी भी है। एमी तेजी से गाड़ी भगाते हुए निकलती है और वो हाईवे के पास पहुंच जाती है। सीन यहाँ एमी के ऊपर फोकस होता है, जिसमें वो पौधे का छोटा सा जड़ उसकी आंखों के नीचे है और यहाँ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन द रूइंस मूवी की। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मजेदार मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।